पेपर हो जाने के बाद में सारे कैंडिडेट्स का सिर्फ एक ही टारगेट अब बचा है, वो है DSSB का पेपर। जिन जिन कैंडिडेट्स ने जनवरी 2024 का अभी का जो सीटेट का पेपर दिया है, सब लोग यही चाहते हैं कैसे भी करके इस 2024 वाले जो DSSB का पेपर है उसको किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए। ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम लोग फॉलो करें कि हम कम टाइम में DSSB का जो पेपर है उसको क्वालिफाई करें और हमारे जो है वो एक सीट पक्की हो जाए। सब कैंडिडेट के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए, कौन सी ऐसी बुक्स को पढ़ा जाए, कितने में से कितने मार्क लाए जाए और कितनी पढ़ाई करी जाए। उससे भी सबसे बड़ी बात होती है नेगेटिव मार्किंग से किस तरीके से बचा जाए। क्योंकि सीटेट का जब हम लोगों ने पेपर दिया था तो वो एक क्वालिफाइंग नीचे का पेपर होता है, उसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग हम लोगों को नहीं देखने को मिलती है। लेकिन बात करते हैं हम हमारे मेन एग्जाम की, यानी कि आपका जो भी टारगेट एग्जाम है, वो टारगेट एग्जाम में आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद में भी हम लोग नेगेटिव मार्किंग से बच नहीं पाते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग DSSB के लिए कर सकते हैं, उस पर हम लोग कुछ कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज तमन्ना एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में। क्या ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको इग्नोर किया जाए कि आप DSSB के पेपर को एक बारी में क्वालिफाई एग्जाम जो है उसको क्लियर कर सके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं DSSB के आप लोगों का जो पेपर होता है उसकी, कि ये जो पेपर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो होता है आप लोगों का पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो भी 100 मार्क का होता है और पार्ट बी जो होता है वो भी आप लोगों को 100 मार्क का देखने को मिलेगा। 100 मार्क और 100 मार्क दोनों मिलाकर जो होते हैं वो आप लोगों के 200 मार्क्स बन जाते हैं। 200 मार्क्स में से हम लोगों को कितने नंबर लाए कि आप लोग जो है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए या क्लियर कर पाए। तो देखिए 200 मार्क में से अगर मैं आप लोगों के 2024 वाले एग्जाम की बात करूं तो आप लोग अगर 130 प्लस या 135 प्लस तक का अगर टारगेट रखते हैं तो ही आप लोग जो है वो मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। अगर आप लोग, क्योंकि हम लोग जो है वो कम मार्क की प्रिपरेशन करेंगे अगर लास्ट टाइम के कट ऑफ देखकर, तो हो सकता है कि इस बार कट ऑफ हाई जाए, हो सकता है कि इस बार कट ऑफ हाई जाए तो हम लोग उस एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाए। तो हमारा जो टारगेट है वो लास्ट टाइम के कट ऑफ से 20 मार्क आगे रहना चाहिए, 20 मार्क प्लस रहना चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सके। बात करते हैं इसका जो भी पैटर्न रहता है एग्जाम का, कि ये जो पेपर होता है वो सिर्फ रिटर्न फॉर्म में होता है, MCQ बेस्ड पेपर होता है, CBT मोड में होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन मोड में ये आप लोगों को पेपर नहीं देखने को मिलता है। पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। 200 मार्क का होता है। पार्ट ए आप लोगों को जनरल पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग TGT, PGT, PRT, NTT किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पार्ट ए आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक कैंडिडेट, हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट पार्ट ए सबके लिए इक्वल होता है, एक जैसा पेपर आता है पार्ट ए का। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में आप लोगों का सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप लोग TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मान लीजिए साइंस है तो साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ साथ में आप लोगों को साइंस की पेडागोजी। मैथ्स है तो मैथ्स के क्वेश्चंस, साथ ही साथ मैथ्स की पेडागोजी। अगर आप लोगों के SST है तो SST का सब्जेक्ट स्पेसिफिक और साथ साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी उसकी पेडागोजी। अब ये जो पार्ट बी होता है ये अगेन आगे टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 80 मार्क एंड 20 मार्क। एक दो नंबर आगे पीछे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पूछी जाएगी पेडागोजी और यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा सब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की। तो देखिए पार्ट ए जो है वो तो आप लोगों का जनरल पेपर है, जिसमें आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK, GS एंड करंट अफेयर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिर एक नॉर्मल से, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एक नॉर्मल सी प्रिपरेशन करें, तो देखिए ये जो एग्जाम होता है वो बहुत हाई लेवल का एग्जाम होता है, क्योंकि इसमें पोस्ट भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगी और एक लग्जरी लाइफ इस एग्जाम को देने के बाद में आप लोगों को मिल जाती है। तो ये पेपर जो होता है उसको क्वालिफाई करना हल्का सा अदर एग्जाम्स के कंपैरेटिवली टफ होता है। क्योंकि ये एग्जाम टफ इसीलिए माना जाता है क्योंकि देखिए ये जो पेपर होता है इस एग्जाम के अंदर वही लोग जो है वो अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी KVS में सिलेक्टेड होते हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो कैंडिडेट भी आप लोगों को एग्जाम में साथ साथ में देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी KVS में, NVS में, EMRS में सिलेक्टेड है।
और अब वो D SSB का पेपर दे रहे हैं, तो वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है तो वो आप लोगों का कंपटीशन ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पिछले पिछले साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट जो 2021 में भी हम लोगों को इसकी वैकेंसी देखने को मिली थी D SSB की, वो वैकेंसी उसके लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे थे, जो कम से कम 1 या 2 मार्क्स से कुछ कुछ कैंडिडेट रह गए थे, तो वो भी अभी इस बारे में जरूर ट्राई करेंगे। और एक कैंडिडेट वो जो आप है, यानी जो आप शुरुआत से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों ने प्रिपरेशन तो बहुत करी लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉइंट से रह गए। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद में हम लोगों का ये एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो गया और आज वो जॉब कर भी रहे हैं। तो फिर बात करते हैं हम लोग इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की। तो देखिए, अगर आप लोग पार्ट ए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो इसका बेसिक बेसिक तो सबसे पहले स्टार्ट करिए। उसके अलावा आप लोग जो है वो मेनली जो है वो एनसीईआरटी बुक पर फोकस करिए। एनसीईआरटी की बुक्स जो होती है वो आप लोगों के हर एक एग्जाम के लिए जो होती है वो एक रामबाण औषधि की तरह काम करती है। एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मस्ट है, कंपलसरी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसके अलावा हम लोग बात करें एनसीईआरटी के अलावा तो आप लोगों को पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू अगर आप लोग करते हैं और उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप लोगों का जो पार्ट ए वाला पोर्शन है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। बात करें प्रिपरेशन की, इसकी जो प्रिपरेशन है उसको किस लेवल तक पढ़ना है, तो वो तो जब आप लोग पीवाईक्यू करेंगे और जब बार बार टेस्ट देंगे तो आप लोगों को अपने आप समझ आता रहेगा कि इस एग्जाम को हम लोग किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में देखिए, एनसीईआरटी तो आप लोग हिंदी, इंग्लिश या फिर जो जीके जीएस है इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों को जो है वो एसएससी लेवल की पढ़नी होगी, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है इसमें हल्का सा आप लोगों को लेवल हाई देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मैथ्स और रीजनिंग एसएससी लेवल की करते हैं तो ही आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी मानी जाएगी। अगर आप लोग सीटेट के लेवल की करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों का D SSB में तो जो क्वालिफाई एग्जाम जो है वो होना मुश्किल है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं पार्ट बी को, तो पार्ट बी जो है वो अगेन से 80 और 20 मार्क में डिवाइडेड है। इसके लिए भी आप लोगों को जो है वो पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू करने के बाद में ही आप लोगों को एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी देखिए, पार्ट ए का जो सिलेबस होता है वो हम लोगों को देखने को मिलता है, तो हम लोग एज अ सिलेबस इसकी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन पार्ट बी का हम लोगों को कभी भी सिलेबस देखने को नहीं मिलता है। हम लोगों को सिर्फ हमारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है और सब्जेक्ट किस लेवल तक पढ़ना है ये बात हम लोगों को पता चलती है तब जब हम लोग इसके पीवाईक्यू करते हैं। पीवाईक्यू करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम लोगों को किस तरीके के क्वेश्चंस, किस लेवल की हम लोगों को तैयारी करनी है। तो मेन सोर्स आप लोग यही रखिएगा, अपना बेसिक एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप लोग जो है वो 4 क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करने पर आप लोगों का 1 मार्क काट दिया जाएगा। यानी अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों का 0.25 यानी 1/4 पार्ट माइनस कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग से बचना होगा, और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आप लोगों को एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो है एक तो पीवाईक्यू। साथ साथ में आप लोग जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप लोग जो है वो नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। यानी कि नेगेटिव मार्किंग से बचने का आप लोगों का सिर्फ एक ही सोर्स हो सकता है, वो है आप लोगों का प्रैक्टिस सीरीज। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप लोग जो है वो नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में कि लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है और किस लेवल की आप लोगों को तैयारी करनी है। तो देखिए, बात करें हम लोग 2021 की, तो देखिए फीमेल में आप लोगों की 104 कट ऑफ गई थी और मेल की जो कट ऑफ है वो 85 गई थी। बात करते हैं 2023 की या 2024 वाली वैकेंसी की। 2023 में वैकेंसी आई है, 2024 में आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेगा। 2023-24 की वैकेंसी, तो देखिए लास्ट टाइम जो 2021 वाली वैकेंसी थी उसमें आप लोगों की पोस्ट ज्यादा थी, इसीलिए मेरिट कम गई थी। इस बार आप लोगों को पोस्ट कम देखने को मिल रही है, कैंडिडेट ज्यादा है। जब कैंडिडेट ज्यादा होती है तो कट ऑफ भी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए देखिए, यहाँ पर अगर आप लोगों को 104 जो है वो कट ऑफ देखने को मिल रही है, तो हो सकता है इस बार आप लोगों की 120 तक भी कट ऑफ चली जाए, 125 तक भी चली जाए या उससे भी ज्यादा चली जाए। तो आप लोगों को अपना जो टारगेट है वो लगभग जो है वो 135 से 140 तक टारगेट रखना है, तो ही आप लोग जो है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये थी कुछ कुछ बातें D SSB को लेकर।
इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और किसी भी एग्जाम को लेकर अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।